नमस्कार। चलिए फिर से एक नया विषय पर एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस है। आज की क्लास का जो विषय है या टॉपिक है वो है लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर या भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लोक वित्त तथा निजी वित्त में सामान्यतया अगर हम देखें तो ऊपरी तौर पर उसमें कोई भी हमें भिन्नता दिखाई नहीं पड़ती है, यह दृष्टिगोचर नहीं होती है। लोक वित्त और निजी वित्त सामान्यतया हमें एक सा ही लगते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य अथवा संतुलन स्थापित करना होता है। और दोनों लोक वित्त तथा निजी वित्त की जो समस्याएं होती हैं वो भी एक सी होती हैं तथा दोनों का उद्देश्य अपनी आय तथा व्यय से अधिकतम संतोष प्राप्त करना होता है। निजी व्यय का उद्देश्य भी अधिकतम संतुष्टि या संतोष प्राप्त करना है और लोक वित्त का उद्देश्य भी अधिकतम संतुष्टि या संतोष प्राप्त करना है। निजी व्यय इसलिए होता है ताकि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके और सार्वजनिक व्यय भी इसलिए किया जाता है ताकि उससे अधिकतम सामाजिक लाभ उपलब्ध हो सके। इसलिए अतिरिक्त देश की आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रमुख परिवर्तन का प्रभाव व्यक्तियों तथा सरकार दोनों की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। इस तरह से हमने देखा कि सामान्यतया लोक वित्त तथा निजी वित्त में ऊपरी तौर पर देखने में कोई हमें भिन्नता नजर नहीं आती। फिर भी लोक वित्त तथा निजी वित्त की प्रकृति, उद्देश्य, सिद्धांत, व्यवस्था तथा प्रशासन आदि में आधारभूत एवं मौलिक भेद हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है आय तथा व्यय के समायोजन में भेद। जो लोक वित्त और निजी वित्त में भिन्नता है उसमें जो पहला भेद है या पहला जो अंतर है वो है आय तथा व्यय के समायोजन में अंतर या भेद। सामान्यतया व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय करता है। जब हम लोग व्यय करते हैं तो उस व्यय को आय के अनुसार व्यय करते हैं, आय को देख करके व्यय करते हैं। जो व्यक्ति है वो पहले अपनी आय को देखता है और फिर उसी अनुसार अपने व्यय को निर्धारित करता है। यानी कि हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहले हम अपनी चद्दर को देखते हैं और उसी के अनुसार पैर फैलाते हैं। इसके विपरीत सरकार पहले अपनी व्यय की जाने वाली राशि निश्चित करती है। सबसे पहले सरकार अपने व्यय को निर्धारित करती है और फिर उसी व्यय के अनुसार आय के साधन जुटाने की व्यवस्था करती है। यानी जो व्यक्ति है वो अपने चद्दर के अनुसार अपने पैर फैलाता है और सरकार पहले पैर फैला लेती है और फिर चद्दर की व्यवस्था करती है। यानी कि व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय निर्धारित करता है और सरकार व्यय के अनुसार अपनी आय की व्यवस्था करती है। ये निजी वित्त तथा लोक वित्त में अंतर है। दूसरा जो अंतर है वो है उद्देश्यों में भिन्नता। निजी वित्त और लोक वित्त के उद्देश्य में भी भिन्नता है। व्यक्ति सदैव अपने हित की भावना से प्रेरित होकर के कार्य करता है।
जो व्यक्ति है वो अपने स्वहित को ध्यान में रख करके ही कार्य करता है, जबकि सरकार के कार्यों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है। सरकार जो भी कार्य करती है वो ये देख करके करती है कि इससे से अधिक समाज का कल्याण हो। इस संबंध में डी मार्को का कथन है, उन्होंने कहा है कि निजी वित्त व्यवस्था में व्यक्तियों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने संबंधी क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि लोक वित्त में सरकार की उत्पादन क्रियाओं का जो सामूहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती हैं का अध्ययन किया जाता है। ये डी मार्को का कथन है। इसी में आगे और देखते हैं, उद्देश्य में अंतर के अंतर्गत व्यक्ति व्यय करते समय प्रायः सम सीमांत उपयोगिता नियम को पालन करने का प्रयास करता है ताकि वह अपनी निश्चित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। यानी जो व्यक्ति है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करता है व्यय करने में। परंतु जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम के पालन को कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि सरकार को अधिकांशतः अपनी व्यय राजनीतिक आधार पर करना पड़ता है, भले ही उससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी ही कम क्यों न हो। इस तरह जो सरकार है उसके सामने व्यय के चुनाव की स्वतंत्रता बहुत सीमित होती है, जबकि व्यक्ति अपना व्यय अपनी इच्छा एवं अभिरुचि के अनुसार निश्चित कर सकता है। इसी में से जो अगला है गा, वो है सामान्यतया व्यक्ति अपने वर्तमान एवं तत्कालीन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति होता है वो अपनी वर्तमान और तत्कालीन जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप व्यय करता है, जबकि सरकार वर्तमान एवं भविष्य के हितों को ध्यान में रखकर अपने व्यय को निर्धारित करती है। डाल्टन ने इस संदर्भ में कहा है कि राज्य ने केवल वर्तमान के लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक प्रन्यासी या जिसको ट्रस्टी बोलते हैं होता है। राज्य जो डाल्टन ने कहा है वो ये कहा है कि राज्य न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक ट्रस्टी होता है। राज्य अमर है जबकि व्यक्ति मरणशील है, इसलिए व्यक्ति प्रायः शीघ्र लाभ प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। तो ये लोक वित्त और निजी वित्त के उद्देश्यों में अंतर है। तीसरा अंतर है आय के साधनों में लोच संबंधी अंतर। सरकार की आय तथा उसके प्राप्त करने के साधन निजी आय एवं उसके साधनों की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण होते हैं। सरकार के जो आय के साधन हैं वो निजी व्यक्ति के आय के साधन की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण हैं। सरकार अपनी आय को पुराने करों की दर में वृद्धि करके, नए कर लगाकर, नोट छापकर, आंतरिक एवं बाह्य ऋण प्राप्त करके तथा लाभ कमाने वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके बढ़ा सकती है। कोई व्यक्ति उपरोक्त साधनों का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास साधन क्या है, निश्चित मात्रा में है, लेकिन सरकार के पास साधन अधिक हैं, इसलिए वो अपनी आय को बढ़ा भी सकती है। इस संदर्भ में जो कुछ अर्थशास्त्री हैं उनका मत है कि सरकार अपनी आय को सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकती। सरकार भी एक सीमा के बाद मनमाने ढंग से कर को नहीं बढ़ा सकती, नए नोटों का निर्गमन नहीं कर सकती तथा बाह्य ऋण भी नहीं प्राप्त कर सकती। सरकारी वित्त व्यवस्था केवल युद्ध या आपातकालीन परिस्थितियों में भी अधिक लोचपूर्ण बनाई जा सकती है।
जैसे जैसे सरकार की आय बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय कम होती जाती है। इस संदर्भ में प्रोफेसर श्रीमती हिक्स का विचार है कि सरकार अपनी आय बढ़ाने के बजाय उस अनुपात को बदल सकती है जिसमें देश की संपूर्ण आय सरकार तथा नागरिकों के बीच बंटी रहती है। जो चौथा लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर है वो है बजट की प्रकृति में अंतर। एक व्यक्ति का जो बजट का अतिरेक होना उस व्यक्ति की कुशलता एवं दूरदर्शिता का प्रमाण समझा जाता है। जब व्यक्ति कोई बजट अपना बनाता है तो वो अतिरेक यानी लाभ का बजट अगर वो बनाता है तो उस व्यक्ति की कुशलता एवं दूरदर्शिता समझी जाती है, जिसमें उसकी आय से व्यय कम होते हैं। जबकि सरकार के बजट में अतिरेक का होना वित्त मंत्री की अकुशलता को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर सरकार अतिरेक का बजट बनाती है तो उससे ये सिद्ध होता है कि जो वित्त मंत्री है वो थोड़ा सा कुशल नहीं है। सरकार के अतिरेक बजट का अर्थ है उच्च स्तरीय कराधान तथा निम्न स्तरीय व्यय। ये स्थितियां एक जनहितकारी सरकार के लिए उचित नहीं समझी जाती हैं। जहां अधिक कर देना देश की जनता के लिए कष्टकारी होता है, वहीं सरकार द्वारा सार्वजनिक हित के कार्यक्रमों पर कम व्यय करना असंतोष पैदा करता है। सार्वजनिक वित्त में बजट का संतुलित होना ही उचित समझा जाता है और कभी कभी घाटे का बजट, जिसे हम हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, भी उपयुक्त होता है। इस संबंध में फिंडले सिराज का कथन है कि यदि किसी सरकार का बजट अतिरेक बतलाता है तो इससे देश के वित्त मंत्री की अकुशलता का परिचय मिलता है। सरकारी बजट का संतुलित होना ही उचित समझा जाता है और कभी कभी घाटे का बजट बनाना भी युक्त परक होता है। तो जो बजट की प्रकृति में अंतर है वो ये है कि व्यक्ति का जो बजट होता है वो अतिरेक का होता है, यानी व्यक्ति जब अपना बजट निर्धारित करता है तो वो व्यय को आय से कम रखता है। लेकिन जब सरकार अपना बजट बनाती है तो वो आय और व्यय के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है और कभी कभी आय से व्यय को ज़्यादा निर्धारित करती है। अगला अंतर है गोपनीयता का अंतर। जो लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर है वो है गोपनीयता का अंतर। जो व्यक्ति होता है वो अपनी आय तथा व्यय संबंधी बातों का विवरण अन्य लोगों के सामने प्रकट नहीं करता है, वो उसे गुप्त रखता है। व्यक्ति अपने कहाँ पर कितना खर्च कर रहा है, कहाँ से उसको कितनी आय हुई है, इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं देता है। इस बात को वो गुप्त रखता है। इसके विपरीत जो सरकार का बजट है, सरकार का आय और व्यय का ब्यौरा है, वो पूर्ण रूप से पारदर्शी पूर्ण होता है। सरकार अपने आय और व्यय को, जिसे हम बजट भी कहते हैं, को समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों को द्वारा प्रसारित करती है ताकि पूरे देश की जनता उसके बारे में भली भांति जान सके तथा उससे क्या हानि लाभ है इस पर भी टिप्पणी कर सके। तो जो पांचवा अंतर है वो लोक वित्त तथा निजी वित्त में वो है गोपनीयता का अंतर। छठा है अवधि में अंतर। लोक वित्त और निजी वित्त की अवधि में भी अंतर है। सरकार एक निश्चित अवधि, सामान्यतया 1 वर्ष की अवधि के लिए आय और व्यय का बजट तैयार करती है। सरकार का जो बजट की अवधि होती है वो 1 वर्ष की प्रायः होती है। लेकिन जो व्यक्ति है, हम व्यक्तिगत जब बजट का निर्धारण करते हैं या कोई व्यक्ति अपने बजट का निर्धारण करता है तो वो
अपनी परिस्थितियों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण करता है, लेखा जोखा तैयार करता है। वो साप्ताहिक भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, और बहुत से लोग प्रतिदिन अपने बजट का निर्धारण करते हैं। सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो अत्यधिक विस्तृत होती हैं, जबकि व्यक्ति की योजनाएं बहुत लघु स्तर की होती हैं। इसलिए सरकार जब बजट का निर्धारण करती है तो वो प्रायः 1 वर्ष की अवधि के लिए करती है, लेकिन व्यक्ति अपनी व्यवस्था को प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति महीने के अनुसार निर्धारित करता है। अगला जो लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर है वो है राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व। जो राज्य है वो व्यक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभुत्ववान होता है, उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं, व्यक्ति के पास इतनी अधिक शक्तियां नहीं हैं। जो राज्य है वो व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। यद्यपि व्यक्ति और राज्य के स्रोत कुछ अंश तक एक जैसे हैं, जैसे दोनों ही अपनी आय प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही दूसरों से दान ले सकते हैं, दोनों ही ऋण प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी राज्य शक्तिशाली होने के कारण व्यक्तियों की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको हड़प भी सकता है, परंतु कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हड़प नहीं सकता है। यानी कि व्यक्ति के पास जो शक्ति है वो सीमित है, राज्य के पास असीमित शक्तियां हैं, ज़्यादा पावर है उसके पास। इसके अतिरिक्त सरकार का नागरिकों पर प्रभुत्व होने के कारण वह अपने नागरिकों को ऋण देने के लिए विवश कर सकती है। जो राज्य या सरकार है वो अनिवार्य ऋण भी प्राप्त कर सकती है, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, वो केवल ऐच्छिक ऋण ही प्राप्त कर सकता है। अनिवार्य ऋण उसके शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि राज्य अनिवार्य ऋण भी प्राप्त कर सकता है। अगला अंतर है विचारपूर्ण व्यय। व्यक्तिगत व्यय प्रायः आदतों, रीति रिवाजों तथा उस सामाजिक वर्ग की आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिसका कि वह सदस्य होता है। यानी हम जो व्यय करते हैं, व्यक्ति जो व्यय करता है वो व्यय प्रायः आदतों से, रीति रिवाजों से या सामाजिक जो वर्ग है उसकी आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जबकि इसके ठीक विपरीत जो सार्वजनिक व्यय है उसका आकार व स्वरूप सरकार द्वारा पूर्ण निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सोच समझकर बनाई गई नीतियों पर निर्भर करता है। सरकार का जो व्यय है वो सरकार ने जो नीतियां बनाई हुई है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसी पर उसका व्यय निर्भर करता है। तो इस तरह से आज हमने लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है इसके बारे में जाना। लोक वित्त एवं निजी व्यवस्था में अनेक अंतर पाए जाते हैं जो कि अभी हमने जाना, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का कहना है कि दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इन दोनों में जो अंतर है वो मात्र अंश का ही अंतर है। यदि अंतर है भी तो मात्र इतना है कि एक का संबंध केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों की आय व्यय से है, तो दूसरे का संबंध निजी व्यक्तियों तथा परिवारों के आय व्यय से है। धन्यवाद।